उफ, अच्छा जी, कहाँ थे हम? सर एंट्रीज करवाई थी आपने, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ईयर 4 में आते हैं। ईयर 4 में एक तो 6000 ऑप्शंस सेटल हो रही हैं, तो उनको सेटल करने से पहले अपडेट करना है। ईयर 3 के एंड पे कितने पे वो अपडेटेड हैं अभी? ईयर 3 के एंड पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 15 आ रही थी, 75 ईयर 4 के एंड पे क्या है सेटलमेंट? सर 88 15 थी कि 28 थी? सर 28 तो आ गए। अच्छा अच्छा, 15 थी ना? जी सर। अब उसको किस पे लाना है? 28 पे लाना है। बढ़ाना है कम करना है? बढ़ाना है। कितने से बढ़ाऊं? 13 से। 13 से। तो शेयर ऑप्शंस मजीद क्रेडिट 6000, इनको 13 रुपए से बढ़ाना है। ये 13 कैसे निकला? 15 से अब इनको 28 पे लाना है, तो मजीद एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट ही डेबिट हो जाएगा। कितना आया? 78,000। अच्छा, अब सेटल होने का मतलब है कि ये एक्सरसाइज हो रही है। सर ये ईयर 4 पे हम खड़े हैं। ये ईयर 4 है, एक्सरसाइज हो रही है ना? क्या मतलब है एक्सरसाइज होने का? 6000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही है, क्या मुराद है इससे? सर 6000 ऑप्शन कम हो गए, हम दे दी जितने हमने ऑप्शन एस्टिमेट की थी। नहीं, वो तो दे दी। ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही है, इसका क्या मतलब है? सर वो लेने आ गए ऑप्शन, और जो शेयर शेयर लेने आ गया है, तो शेयर लेने के लिए हमें पैसे देगा कि नहीं? कितने पैसे देगा? सर जी 88 ही देगा सर हमें। पैसे कितने देगा वो? कैश कितना देगा? ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो कितने पैसे देगा? सर एक्सरसाइज प्राइस देगा। कितनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है? 6000। तो कैश मिलेगा हमें 6000 इंटू 60 रुपए। 60 एक्सरसाइज प्राइस है। 360,000। 3। और कितनी ऑप्शंस हैं वो अब खत्म हो गई यानी उसके बदले शेयर्स मिल गए। और अभी अभी किस रेट पे अपडेट कर चुके थे उसको? 88 पे, 28 पे। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेना। ये एंट्री की है ना? ठीक है। अपडेट होके किस वैल्यू पे आ चुका था? 28 पे। तो अब खत्म हो रही है तो डेबिट होंगी। जी सर। डेबिट हो गई। कितना? सर ये आपने 28 लिखा है या 88 लिखा है? 28 लिखा है। 28 कैसे? ईयर 3 के एंड पे इनकी वैल्यू कितनी है? 645 कैसे बना है? सर 75 प्राइस थी ना टोटल। 15 रुपए ना? जी सर। 15 पे रिकॉर्डेड है ना? ठीक है। तो वो जो 6000 ऑप्शंस सेटल हो गई वो भी 15 पे रिकॉर्डेड थी। अभी अभी उनको 13 से बढ़ा के 28 पे ले गए। अब सेटल होंगी तो डेबिट होंगी। 160। कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 6000। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? सर फेस वैल्यू
कितनी? 6,000 इंटू 10 रुपये, 60,000। अच्छा वो फाइल अपलोड कर दूंगा, उसमें गलती हो गई। वो जो सोल्यूशन है ना उसमें एक फिगर लिंक गलत लगा हुआ है, अभी वो आपको नई ही मिलेगी। एंट्री टैली हो गई, लिखा हुआ था 360,000। एंट्री पूरी हो गई, नहीं सर, डिफरेंस आ रहा है, ये ज़्यादा है ना, कैपिटल थोड़ा है। ये कल परसों एक सवाल में भी कराया था। क्या करूं? शेयर प्रीमियम कितना? 468,000। एक बार तो बात हुई। मेरा ख्याल है सही है। ठीक है, और बाकी कितनी ऑप्शंस रह गई हैं अब? इनको मैनेज कर दें। 47,000 थी, बाकी कितनी रह गई? 41। 41 रह गई। तो ईयर 4 के एंड पे कितना बैलेंस निकाला हुआ वर्किंग में? देखो सर 1036 है 47 नहीं, सॉरी 43 थी, 43 थी, तो सर 37 रह गई। 37 रह गई। तो इस 37 को अब 88 अपडेट करेंगे सर। तक अपडेट करेंगे ना, 28 से अपडेट करेंगे। तो एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। सर इसको 28 से 1000 पे लेके 100 पे लेके आ रहे हैं। ईयर 4 के एंड पे हूं मैं अभी। सर ये जो पहली एंट्री की है ये भी ये तो उनकी की है जो सेटल हो रही थी, ठीक है। बाकियों को भी तो अपडेट करना है, अच्छा इनको भी साथ साथ फिर अपडेट करेंगे। हर साल अपडेट करना है, सेटलमेंट पे भी करना है, ठीक है। और जो बाकी बच गए ईयर एंड पे भी करना है। अच्छा इन्हीं को दोबारा ईयर एंड पे नहीं कर रहा, ये तो चले गए ना। तो जो बाकी 37 बच गए उनकी बात हो रही है। तो जो बाकी 37 बच गए उनको भी तो 28 बढ़ाना है, नहीं 13 बढ़ाना है, 28 पे लेके आ रहे हैं। 28 पे लेके आना है। 481,000। तो ईयर 4 के एक्सपेंस में कितना आएगा? कितना आएगा? तो देखिए ईयर 4 की एसओसीआई में ठीक है। बल्कि अभी इन तक तो आप लोगों को तो जो सवाल पहुंचेंगे तो मैंने उसमें डबल एंट्रीज भी डाल दी हैं, डबल एंट डाल दी, रिक्वायरमेंट में भी डाल दी डबल एंट्रीज। ये मुझे अभी भी ख्याल आया कि सवाल जब बनाया ही है तो डबल एंट्रीज भी डाल देते हैं इसमें, तो ये डबल एंट्रीज भी डाल दी मैंने। बस ईयर 4 तक की काफ़ी है डबल एंट्रीज, आगे रिपीट होंगी। क्या रिपीट होंगी? जो ऑप्शन सेटल हुआ करेंगी वो सेटलमेंट डेट पे अपडेट होंगी, फिर उसके बदले शेयर इशू होंगे, कैश आएगा, प्रीमियम आएगा, और जो बाकी रह जाएंगी वो मजीद अपडेट होंगी। यानी हर साल अब ये 3 एंट्रीज होंगी। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एंट्रीज रिपीट होंगी। फिगर्स बदलती जाएंगी, ये बदलते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आप अभी इस क्लास के दौरान पे ही मैंने सवाल को अमेंड कर दिया, और आपके सामने जो सवाल पहुंचा हुआ है उसमें 4 साल की डबल एंट्रीज मांगी हुई।
चलो ये अभी फॉर फर्स्ट 4 years ऑल्सो कंप्यूट। लो जी, ये फ़ायदा हो गया है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कि जब चीज़ पहुंचती तो पक्के पहुंचती है आगे। लें जी, ये आपके लिए सवाल पका दिया मैंने। अब इसके सोल्यूशन में भी आपको 4 साल की एंट्रीज मिल जाएंगी और इसके सवाल में भी मैंने और पार्ट ए डाल दिया कि इसमें 4 साल की एंट्रीज करते हैं। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें की सेम एंट्रीज, यही सेम 3 एंट्रीज अब हर साल रिपीट होंगी। और इसी तरह से अब आप जब एंट्रीज कर लेंगे तो आप बैलेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको पार्ट बी के सोल्यूशन में बैलेंसेस नजर आ रहे हैं तो वो इन एंट्री से अपडेट हुए हैं। सर ये तो पहले बैलेंस एक्सपेंस निकालते तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस वो आ जाता था। सर इसमें फिर क्या निकालेंगे? अब 2 एक्सपेंसेस आ रहे होंगे ना, कैसे? अब 2 एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एक सेटलमेंट पे भी आ रहा है ठीक है, और ईयर एंड पे भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने टेबुलर वर्किंग बताई हुई है, जी सर। देखो इसमें कितना निकला ईयर 4 का एक्सपेंस ईयर 4 के एक्सपेंस सर 559 निकला है। कैसे निकला? मैंने सेटलमेंट नए रेट पे की, ठीक है, ईयर एंड वाला बैलेंस वो भी नए रेट पे बाकी बचे का निकाला, तो बैलेंसिंग करने से दोनों का एक्सपेंस कवर हो गया। तो सर इसमें हमने सेटलमेंट नए रेट पे कर दी, नए रेट पे कर दी जो बैलेंस होगा वो भी नए रेट पे। तो बैलेंसिंग से एक्सपेंस दोनों कवर हो गए। सर ये तो सेटलमेंट पे भी रेट सेम था, तो सर अगर रेट चेंज हो जाता है ईयर एंड पे आपके, अगर चेंज हो जाता तो ये जो रेट सेटलमेंट के आगे लिखा है सेटलमेंट वाला रेट लिखा हुआ है ठीक है, और ईयर एंड पे बाकियों वाला ईयर एंड वाला रेट लिखा हुआ है, तो भी तो एक्सपेंस में इन दोनों का ही असर जाना है ना, तो बैलेंसिंग करने से वो आ जाएगा। तो ये जो आपको रंग बिरंगा टेबल नजर आ रहा है, ये मैंने बैलेंसिंग करने से एक्सपेंस निकाला तो वो वही फिगर आ गई जो इस एंट्री से बनेगी। ठीक, जी सर। तो अब बाकी साल की एंट्रीज भी आप करके तो ये बैलेंस आप निकाल सकते हैं। बाकी बैलेंस की वर्किंग तो मैंने की है, आप देख ही रहे हैं। इसका सोल्यूशन आपको अपडेटेड मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, ये हो गया अगर फेयर वैल्यू नहीं पता चल सकती तो। चलें जी आगे। जी सर। मैंने इसका पॉइंट 4 अभी आपको मना किया पढ़ने से। पेज नंबर हैं जी, नोट्स पे आ जाते हैं, वह क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। पेज नंबर 7 पे हूं मैं और पॉइंट 2 और 3 पढ़ लिया। ओके, पॉइंट 4 अभी ठहर के पढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। मॉडिफिकेशन, हम लोग इक्विटी सेटल्ड में ही हैं और अब आ गया है मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर देना। और अगर हम कैंसिल ही कर रहे हैं कि जाओ खत्म, हम अपना फैसला वापस ले रहे हैं, कैंसिलेशन कहते हैं इसको, वो भी इसी हेडिंग में ही कवर्ड है। तो ब्रैकेट में देखें इंक्लूडिंग, मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस ये हैं कि जो ग्रांट की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनमें चेंज आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो सवाल सामने किया, अपने एम्प्लॉयज को कहा था कि 3 साल बाद तुम ऑप्शंस के हकदार बन जाओगे 60 रुपए एक्सरसाइज प्राइस वाली। तो देखें धड़ाधड़ वो ऑप्शन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हर साल करते जा रहे हैं ऑप्शन एक्सरसाइज। 3 साल का
टाइम दिया था और हमने 60 रुपए एक्सरसाइज प्राइस रखी थी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हो गई। साल गुजरा, इकोनॉमी के हालात बिगड़े और हमारी कंपनी की जो शेयर की प्राइस थी वो डाउन हो गई। इस सवाल में ये ऑप्शंस वाला फायदे में क्यों जा रहा है? क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो वो 60 रुपए एक्सरसाइज प्राइस पे भी फायदे में ही रह रहा है। लेकिन हालात हो गए खराब, एक साल गुजरा, हालात खराब हो गए और मार्केट में शेयर सस्ता होने लग गया। अब कंपनी को भी नजर आ रहा है कि अब वो बात रही नहीं है, तो वो जो उनको इनाम में शेयर ऑप्शंस देने का वादा किया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस 60 रुपए वाली, जब मार्केट में शेयर की प्राइस ही डाउन हो गई है, तो ये 60 रुपए वाली एक्सरसाइज प्राइस की ऑप्शंस इनाम में देना कोई इनाम है? क्यों नहीं? तो इसका फायदा ही उनको कोई नहीं होना। जब शेयर की प्राइस ही डाउन हो गई है तो उनको फायदा ही नहीं होने लगा, वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और वो जो हम कह रहे थे कि आपको हम इनाम दे रहे हैं, वो तो यूजलेस हो जाएगी बात। तो कंपनी हो सकता है ये फैसला करे कि लोगों को मोटिवेटेड तो रखना है और इनाम तो वाकई देना है, तो ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस 60 रुपए से कम करके 40 पे ले आते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दी ना, इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह से एक और मिसाल, अपने मैनेजर को कहा हुआ था कि तुम 5 साल तक हमारे मुलाजिम रह लो, हम तुम्हें इन 5 साल के बाद 1000 शेयर ऑप्शंस दे देंगे या 1000 शेयर्स दे देंगे, 5 साल तक गुजार लो बस। सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन? सर्विस कंडीशन। साल 2 साल गुजर गए, बड़ा जबरदस्त बंदा था वो, बहुत अच्छा था। हमने सोचा कि बंदा काबिल है, हमने इनाम उसको इतना अच्छा दिया नहीं है, 1000 शेयर्स तो कुछ भी नहीं है, ये ना हो कि बंदा भाग जाए, कहीं और से अच्छी ऑफर और भाग जाए। हम सोचते हैं कि 1000 नहीं, इसके 1500 कर देते हैं शेयर्स। तो हम उसको कहते हैं कि यार वो जो 5 साल की शर्त रखी थी ना, तो वो बात शर्त अपनी जगह कायम है, लेकिन हम सोच रहे थे मैं 1000 शेयर्स की बजाय 1500 शेयर्स दे दें। तो टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो गई, मॉडिफिकेशन। 5 साल तो वैसे ही रहे, वो नहीं रहे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, तो ये मॉडिफिकेशन है। इसी तरह से एक और मिसाल, हमने इस मैनेजर से कहा कि 5 साल ज़्यादा हो गए हैं, चलो 3 साल, वेस्टिंग पीरियड, सर्विस कंडीशन चेंज कर दी, मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर देना। अब चाहे वो एक्सरसाइज प्राइस में चेंज हो, चाहे वो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में चेंज हो, चाहे वो वेस्टिंग पीरियड में चेंज हो, इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। इस मॉडिफिकेशन के आगे फिर मुख्तलिफ केसेस हैं। पहला केस ये है कि मॉडिफिकेशन ऐसी हो जिससे एम्प्लॉय का फायदा हो रहा हो। जैसे मैंने अभी जो मिसाल दी, वो एम्प्लॉय के फायदे में गई हैं या नुकसान में, तो इसके लिए हम कहेंगे कि मॉडिफिकेशन बेनिफिशियल है फॉर एम्प्लॉय। ये है केस 1। एक पुरानी चीज से बता रहा हूं, बचपन में बहुत दफा पढ़ा है, शायद याद हो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो रहा है, उस पर एक सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, डेप्रिसिएशन में क्या फर्क पड़ता था? आगे रिमेनिंग लेते थे। अच्छा, अगर हमने एक सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जिससे उस प्लांट की ओरिजिनल लाइफ पे फर्क नहीं पड़ा, बस एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड हो गया, नया कंपोनेंट ऐड हो गया, तो हम ये कर सकते हैं कि पुराने को एज इट इज चला लें और नए कंपोनेंट को रिमेनिंग पे अलग डेप्रिशिएट कर दें। कर सकते हैं ना? इसका मेरी बात दोबारा सुने, 10 मिलियन का प्लांट है, 10 साल लाइफ वाला, हम हर साल 1 मिलियन डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं। 4 साल गुजरे और हमने 6 लाख का एक कंपोनेंट लगाया और उससे उसकी कैपेसिटी वगैरह बढ़ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइफ वैसी ही है। तो अब से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन हम ऐसे चार्ज कर सकते हैं ना कि जो प्लांट की ओरिजिनल चल रही थी वो चलती रहे और जो नया चेंज आया है उसको डेप्रिशिएट कर लें कितने अरसे पे? रिमेनिंग लाइफ पे। सर उसकी अपनी भी कोई लाइफ है? 4 मिलियन का प्लांट है,
लाइफ इसकी 10 साल है। 6 साल गुजरने के बाद हमने 2 मिलियन इसकी कैपेसिटी इंक्रीज पे खर्च कर दिया, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, कैपिटलाइज होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, कैपेसिटी बढ़ गई ना, होगा। अब से ऑनवर्ड डेप्रिशिएट करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले इसकी बुक वैल्यू तक पहुंचे, फिर उसमें 2 मिलियन ऐड करें, फिर रिमेनिंग लाइफ 4 साल पे डिवाइड कर दें। ये भी हो सकता है कि पुराना वाला एज इट इज चला लें और जो नया खर्चा हुआ है चूंकि लाइफ पे फर्क नहीं पड़ा तो इस नए खर्चे को रिमेनिंग पे डिवाइड कर सकते हैं ना ऐसा। वही रहे पहले, ये मैंने डेप्रिसिएशन की एक मिसाल दी है। चले अभी इधर आए मेरे पास। पॉइंट नंबर 1, केस 1, मॉडिफिकेशन बेनिफिशरीज के लिए बेनिफिशियल है, काउंटर पार्टीज के लिए बेनिफिशियरी है। एग्जांपल्स वही 3 जो मैंने दी हैं। मॉडिफिकेशन में केस 1, और उसमें एग्जांपल्स वही जो मैंने भी ज़बानी एग्जांपल दी थी। इसमें करना क्या है उसके स्टेप्स लिखे हुए। सर ये जो रिडक्शन इन एक्सरसाइज प्राइस बताइए, इसका मतलब ये है कि यहाँ से सस्ता खरीद के मार्केट में बेच देगा, उसको फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा। सर ये फिर वो ज्वारी वाला केस नहीं हो जाएगा फिर? तो मतलब यहाँ से खरीद के वहाँ बेच देगा मार्केट में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किसको फर्क नहीं पड़ेगा? सर नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो रिडक्शन इन प्राइस है हम थोड़े जो उसको दे रहे हैं तो हमसे खरीदेगा और मार्केट में बेच देगा। हाँ ठीक है, तो ये इसी वजह से कोई फायदा हो रहा है फिर? हाँ, ठीक है। तो वो एम्प्लॉई है हमारा, तुम उसको फायदा देना चाह रहे हैं ना। स्टेप्स पे आए। जी सर। नंबर 1, जो पहले कर रहे थे वो तो करते रहेंगे, जो पहले काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। सर ये यहाँ पे हम अभी इंट्रिंसिक वैल्यू हमने पढ़ा है, वो खत्म हो गया इंट्रिंसिक। ठीक है, ये और केस है। इंट्रिंसिक वैल्यू वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब एक नई हेडिंग आई है, मॉडिफिकेशन। ठीक है, शुरू से, ठीक है। इक्विटी सेटल्ड पढ़ रहे हैं हम, उसमें अब एक नई हेडिंग है मॉडिफिकेशन। तो अब मैं मॉडिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, मैंने तो हेडिंग भी अलग बना दी, सब अलग कर लिया। ठीक है। पेज 7 पे मॉडिफिकेशन की हेडिंग है, ये एक अलग हेडिंग है, ये एक अलहदा टॉपिक है इक्विटी सेटल्ड के अंदर। हम अभी तक इक्विटी सेटल्ड पढ़ रहे हैं लेकिन एक अलग हेडिंग है। ठीक है, ठीक है सर। तो केस 1 ये है कि मॉडिफिकेशन बेनिफिशियल है, यानी एम्प्लॉय के फायदे की है। तो जो इसकी एग्जांपल दी हुई है सारी फायदे वाली हैं। एक्सरसाइज प्राइस कम कर दें हम, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा दें, वेस्टिंग कंडीशंस हल्की कर दें, तो इसको फायदा ही होगा ना। तो ये केस 1 है जिसमें मॉडिफिकेशन का दूसरी पार्टी को फायदा होगा। तो अब हम इसको कैसे अकाउंट फॉर करें। नंबर 1 स्टेप, जो पहले कर रहे थे वो करते रहें, पहले कर रहे थे वो करते रहे। तो फार्मूला आपने बताया सर। नंबर 2, अब मॉडिफिकेशन की वजह से जो फेयर वैल्यू में इंक्रीज आ गई है, मॉडिफिकेशन की वजह से जो फेयर वैल्यू में इंक्रीज आ गई है वो एक एडिशनल खर्चा पड़ेगा हमें। उस एडिशनल खर्चे को एक्सपेंस डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। कब? नीचे। अगर तो वेस्टिंग मजीद कोई नहीं है, अगर तो वेस्टिंग पीरियड अभी बाकी है तो ये फैलेगा ओवर रिमेनिंग पीरियड। सर एग्जांपल के साथ अभी सवाल करते हैं, ये रूल पढ़ेंगे तो सवाल करने के काबिल होंगे। पेज 7 के एंड पे हूं मैं। क्वेश्चन पॉइंट स्टेप 2,
जो मॉडिफिकेशन की वजह से एडिशनल फर्क पड़ा है, ये जो मैं यहां पर आपको सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिसाल दे रहा था, उसको जितना पीरियड बाकी रह गया है उस पर फैला देंगे। और अगर पीरियड को बाकी रह ही नहीं गया है क्योंकि वेस्टिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी, तो फौरन कर देंगे। लेकिन अगर कोई मजीद नया पीरियड डाल दिया है तो उस नए पीरियड के ऊपर फैलाएंगे। ये स्टेप 2 लिखा हुआ है सारा। सर ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एक मॉडिफिकेशन अगर आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, सर इमीडिएटली वाली तो बात समझ आ रही है, उसके बाद जो लिखा हुआ है ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, तो जब वो कंप्लीट हो गया तो फिर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड यार पूरा सेंटेंस पढ़ा करो ना, आगे क्या लिखा है? इफ एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एडिशनल वेस्टिंग पीरियड लगा दो। ठीक है, चलें आगे। अगले पेज के टॉप पे एक टेबल बना के मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला अभी आपको सवाल के साथ सिखाता हूं, अभी रहने दें इसको। पॉइंट नंबर 3, अगर वेस्टिंग पीरियड में ही चेंज कर दी है तो फिर ऊपर वाला पॉइंट 1 भी और ये पॉइंट 2 भी, इनकी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी क्योंकि वेस्टिंग पीरियड ही बदल दी है। लेकिन अगर पॉइंट 3 नहीं है तो पॉइंट 1 जैसे पहले कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। पॉइंट 2 अब जो नया है उसको रिमेनिंग पे चार्ज करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट 3 आ गया तो जो ऊपर कर रहे हैं उन सब में पीरियड बदल जाएंगे। वो फिर सर शुरू से ही चेंज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, शुरू से क्या मतलब जब पीरियड बदल जाएंगे तो अब से ऑनवर्ड करेंगे ना। जैसे पहले 2 था तो डिनोमिनेटर में अगले साल 3 कर दिया था। अभी जो बताया इसको कच्चे कच्चे को पका लेते हैं। इसका सवाल पढ़ लेते हैं। इसका सवाल पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। जी सर इसमें तो सिर्फ फेयर वैल्यू चेंज होगी बस, बस, और वो जो वेस्टिंग पीरियड आपने कहा वो तो लाजमी नहीं है ना चेंज होगा। नहीं, उसका क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ जी,
पता नहीं, देखते हैं, याद नहीं मुझे, शायद, बल्कि हाँ है, इसका भी है, SOFP और SOCI। ईयर 1 क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन। ईयर 1 के एंड पे नंबर ऑफ पर्सन्स बेस्ट एस्टीमेट कितना है? 110। टोटल 500 लोग हैं और बेस्ट एस्टीमेट है कि जब 3 साल खत्म होंगे तो कितने छोड़ के चले गए होंगे? सर 110। 110। तो 500 माइनस 110 नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कितने होंगे पर पर्सन? सर 100 इनटू फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की कितनी सर 5 दी थी। है? पहले पैराग्राफ में 15। 15। वेस्टिंग पीरियड कितना? सर 3 साल। 3 साल। और चूंकि हम कर रहे हैं पहले साल की तो 1। 195,000। ठीक है, पहला साल। दूसरे साल में मॉडिफिकेशन आ गई है। ड्यूरिंग ईयर 2 सॉरी ईयर 1 के एंड पे मॉडिफिकेशन आ गई, एंड पे, बाय द एंड ऑफ ईयर 1 मॉडिफिकेशन हो गई। सर ये कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है? लिखा हुआ है यार, 5वीं लाइन। Also suppose that by the end of year 1 the entity's share price has dropped, नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल। and entity reprices its share options। ठीक है। शेयर ऑप्शन की प्राइस चेंज कर दी, यानी एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर दी, रीप्राइस हो गया, तो मॉडिफिकेशन नहीं हो गई। सर लेकिन बताया नहीं है प्राइस कितनी होगी पर। अरे भाई जितनी भी हो गई है कर दी ना चेंज। पहले कितनी थी? नहीं बताया तो फिर तो कुछ भी नहीं करेंगे। क्या कुछ भी नहीं करेंगे? सर आपने कहा मॉडिफिकेशन फेयर वैल्यू में भी हो सकती है, वेस्टिंग पीरियड में भी हो सकती है। सर ये एक्सरसाइज प्राइस में मॉडिफिकेशन आ गई थी, लेकिन अपडेट तो करेंगे ना जैसे आप बता रहे थे। मॉडिफिकेशन है या नहीं है? है सर। है ना मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन करने लगे। ईयर 1 से ही कर दें कि 2 से ऑनवर्ड करें? ईयर 1 के एंड पे हुई है। सर 2 से 2 ऑनवर्ड, तो ईयर 2 में आते हैं। मॉडिफिकेशन होने से अब हमारी कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड में कोई चेंज आएगी? अभी तक नहीं। तो फिर जो ये है इसको ऐसे ही चलाएंगे। ईयर 2 में अब हमारा अंदाजा क्या है? 500 इंटू 500 माइनस कितने लोग छोड़ जाएंगे इवेंचुअली? सर 105। 105 इंटू 100 इंटू, सर ये चेंज होगी। नहीं, पुराने वाले को कंटिन्यू करें, इंटू सर आप आगे आ रहे हैं। 15। 15
इंटू 2/3 2/3 कंटिन्यू जो पहले हो रहा था। हाँ ये होंगे चेंज, जी सर लेकिन जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। जी सर अब इन्हीं लोगों की मॉडिफिकेशन है ना, तो 500 माइनस 105 इंटू 100 इंटू अमाउंट क्या नहीं है अब, सर रिवाइज इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, रिवाइज्ड नहीं, इंक्रीज। जाएं स्टेप 2 पे वापस नोट्स में। क्या है स्टेप 2? सर एनी इंक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज टोटल ना, तो टोटल इससे हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा इंक्रीज का डिफरेंस इंक्रीज लेना है। अच्छा अब ये इंक्रीज लेना किसका है? चूंकि शेयर्स की वैल्यू डाउन हो गई, तो जो एक्सरसाइज प्राइस पहले ज्यादा रखी हुई थी, अगर वो ज्यादा ही रहने दें तो उन शेयर ऑप्शंस को कोई लिफ्ट कराएगा अब, तो उनकी वैल्यू डाउन होगी ना। अब आए पेज 8 के टॉप पे, पेज 8 के टॉप पे एक टेबल बना हुआ है कि अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू बढ़ी है तो उसमें ये इंक्रीज कैसे निकालना है। लेस के साथ क्या लिखा हुआ है? फेयर वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड इमीडिएटली बिफोर मॉडिफिकेशन। यानी जो मॉडिफिकेशन हमने की है इससे जस्ट पहले, मॉडिफिकेशन से जस्ट पहले, चूंकि हालात खराब हो गए हैं तो मॉडिफिकेशन से पहले वाली जो शेयर ऑप्शन है उसकी तो वैल्यू डाउन हो गई होगी ना। जी सर वो वैल्यू कितनी डाउन हो गई, सवाल में लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन, द एंटिटी एस्टिमेट दैट एट द डेट ऑफ रीप्राइसिंग, यानी मॉडिफिकेशन की डेट पे। हाँ ठीक है ईयर 1 बता इसलिए कम हाँ, द फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर ऑप्शन ग्रांटेड, ओरिजिनल यानी चेंज से पहले, दैट इज बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द रीप्राइसिंग, 5 रुपए पे गिर गई थी। कहां से 5 रुपए पे गिर गई? 8 से 15 से। देखें, शेयर ऑप्शन है जिसकी एक्सरसाइज प्राइस मैं कह रहा हूं 80 रुपए, मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट में शेयर बड़ा महंगा है तो ये 80 रुपए एक्सरसाइज प्राइस वाली ऑप्शन की मार्केट में वर्थ है, और इसकी फेयर वैल्यू है 15 रुपए। वो शेयर ऑप्शन जिसकी एक्सरसाइज प्राइस 80 रुपए है, इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू 15 रुपए। ठीक है, हालात मार्केट में खराब हो गए, शेयर मार्केट में गिर गया, इसी वाली शेयर ऑप्शन की प्राइस 15 रुपए रहेगी कि गिर जाएगी? गिर जाएगी। वो गिर के 5 रुपए पे आ गई। ओरिजिनल शेयर ऑप्शन की प्राइस 5 रुपए पे आ गई, फिर हमने उनकी ऑप्शन की शेयर प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर दी। हमने इसको 72 रुपए कर दिया। ये 72 और 80 साल में नहीं दिया हुआ, ये मैं खुद बता रहा हूं। अब इसकी फेयर वैल्यू पे फर्क पड़ना चाहिए। अब इसको हमने बेहतर कर दिया ना, तो फेयर वैल्यू कुछ रिवाइव होनी चाहिए, वो रिवाइव होके 8 रुपए पे आ गई। यानी जो ओरिजिनल शेयर ऑप्शन थी बिफोर मॉडिफिकेशन, एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन वो गिर गई। 15 रुपए कब थी? बिफोर मॉडिफिकेशन 15 रुपए कब थी? ग्रांट डेट पे। अब वो मार्केट में 5 रुपए पे रुलना शुरू हो जाएगी, तो हमने उसकी एक्सरसाइज प्राइस चेंज की और वो 5 रुपए से बढ़ के 8 रुपए पे आ गई। ये ग्रांट डेट की है। ये तो ग्रांट डेट की है जो हम ओरिजिनली चला रहे थे, लेकिन मॉडिफिकेशन डेट पे इस ओरिजिनल वाले की प्राइस गिर गई थी। अच्छा, क्या हम हर साल अपडेट कर रहे होते हैं उसको? नहीं कर रहे होते ना, तो हम तो 15 रुपए पे खुश थे।
लेकिन मॉडिफिकेशन हुई तो इसकी प्राइस गिर गई और गिर के 5 रुपए पे आ गई, लेकिन मॉडिफिकेशन करने से वो दोबारा उठ के 8 पे चली गई। तो मॉडिफिकेशन की वजह से कितनी इंक्रीज आई? 3 रुपए की। अब पेज नंबर 8 के टॉप पे ये टेबल देखें, इस टेबल से सर वो 3 रुपए आ जाएंगे। वो 3 रुपए आ जाएंगे, वो 3 रुपए यहां आ जाएंगे। अब ये हमारा एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, लेकिन अब इसको कितने अरसे पे फैलाना है? कितने अरसे पे फैलाना है? रिमेनिंग कितना? सर 2 1 सर ये 2 के एंड पे खड़े हैं, कहाँ ये 2 के एंड पे खड़े हैं हम? मॉडिफिकेशन डेट पे खड़े हैं। मॉडिफिकेशन डेट क्या है? सर ये 1 तो रिमेनिंग कितना रह गया? 2। और इस 2 में से अब हम किस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं? पहले की। सर ये दोबारा ये या ये? सर ये दूसरा अब हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ने लगा है ना। जी सर इस एक्सपेंस के पास अब जिंदगी कितनी बाकी है? मॉडिफिकेशन के बाद कितना अरसा बाकी है? सर 2 सर 2 साल। तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। उन 2 में से हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं। पहले की 1। सर इसको यूं देख सकते हैं कि क्योंकि ये अभी हो रहा है तो ये पहला साल है, यूं ही देखना है। या यूं इस तरह नहीं करेंगे, पहले साल हुई थी हम दूसरे साल खड़े इसलिए पहला, हैं? क्योंकि पहले साल हुई थी, हम दूसरे साल खड़े हैं इसलिए पहला। मॉडिफिकेशन ये 1 में हो रही थी सर। एंड पे हुई थी, यानी दूसरे के शुरू में हुई थी, तो पहला। अब आप ये कर सकते हैं कि इसको कॉमन ले लें, ये तो सेम है ना। जी सर तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें इससे। क्या आंसर आता है देखें। सर 45 42 50 कितना? 45 42 45 42 50 50। ये एक्सपेंस निकल आया। नहीं सर ये क्यूमुलेटिव एक्टिविटी। हाँ, तो एक्सपेंस होगा इनका जी सर डिफरेंस। तीसरे साल पे आते हैं। अब तीसरे साल तो लोग जिन्होंने जाना था चले गए, अब तो एक्चुअली आ रहे हैं अब तो एक्चुअल आ रहे होंगे। कितने आ रहे हैं? सर 397 397 इंटू 100 जी सर इंटू 15 रुपए, ऐसे ही पुराना वाला चलता रहेगा, इंटू 3/3 प्लस 397 इंटू 100 इंटू सर 3 इंटू सर इसमें बस वो मेन चीज वो 3 रुपए निकाल सकती है। और ये बिल्कुल
714 600 और एक्सपेंस क्या होगा? ये मॉडिफिकेशन है अगर नंबर ऑफ फेयर वैल्यू चेंज आई है तो। अगर ये कैपेक्स ड्यूरिंग द ईयर किया होता तो डेप्रिसिएशन 6 महीने की, फिर रिमेनिंग लाइफ भी कुछ 3.5 साल रह गए होते। ऐसे ही करते हैं ना। ये तो हो गई अगर फेयर वैल्यू चेंज हो रही है तो। और अगर फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं, यानी हालात में मसला नहीं आया, हम बस वैसे ही उसको और इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं। पहले 1000 का था, चलो यार 500 और दे देते हैं, क्या करूं? यानी अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और आ रहे होते, 100 है ना, चलो 20 और दे देते हैं, जो पहले चल रहा था वो तो वैसे चलता रहे। फिर यहाँ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाए कितने? जो हम और दे रहे थे 20। जी सर, ये क्या आता? ये तो सेम ही रहता है। क्या सेम रहता? ये जो फेयर वैल्यू आ रही होती है, आपने कहा फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हाँ जी, तो जो पीछे हमने 15 वो उन 100 की ग्रांड डेट है। ये 20 तो अब ऐलान हो रहा है, इनकी ग्रांड डेट और होगी, इनकी ग्रांड डेट और होगी, फिर उसकी अपनी ग्रांड डेट, फिर उस दिन पे उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। और आगे वैसे ही होगा कि रिमेनिंग पीरियड ऐसे ही कि अब आके की है। मैंने कहा इसी सवाल के अंदर, इसमें तो फेयर वैल्यू चेंज हो रही थी ना, इसी सवाल में फेयर वैल्यू में मसला ना होता, बस कहा था कि 20 इंस्ट्रूमेंट्स और दे देते हैं तो ये 20 हो जाते, और अब इस मॉडिफिकेशन के लिए नई फेयर वैल्यू निकलती किस दिन की, जो बताई होती, और इसके लिए कितनी जिंदगी बची है अब? 2/3 यानी अब फेयर वैल्यू में डिफरेंस की बजाय जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो ये उसी पेज 8 पे जो टॉप पे टेबल बना हुआ है, ये उसके नीचे लिखा हुआ है। किस पेज पे सर? वही पेज 8 पे जो टेबल देख रहे थे, पेज 8 पे जो अभी फार्मूला देखा था उसके नीचे दूसरा, इफ नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इज इंक्रीज्ड, तो ठीक है, एडिशनल 20 इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी फेयर वैल्यू। सर ये नंबर ऑफ पर्सन तो वैसे ही रहेंगे, वो तो वही रहेंगे, लोग तो वही हैं। 500 मैंने ये वैसे रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, और अगर इसमें कोई चेंज ना हो रही होती, बस वैसे ही वेस्टिंग पीरियड चेंज हो जाता, सर वो फिर जैसे क्वेश्चन, तो फिर जैसे क्वेश्चन 2 में था फिर वैसे करते हैं। लेकिन उधर आपने मॉडिफिकेशन वाला टर्म यूज नहीं किया था। पीरियड चेंज होने, यहां पर तो दिन के अंदर चेंज आ रही है ना, प्राइस चेंज हो रही है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और आ रहे हैं। वेस्टिंग पीरियड वैसे ही एस्टीमेट है, तो उसमें अगर चेंज कर देंगे तो वो नॉर्मल एस्टीमेट चेंज ही है। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये जो 2/3 था ये 2/4 हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा अगले साल से। अगले साल से, जिस तरह पहले कर रहे थे। देखो ना पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, इस टेबल के नीचे पॉइंट 3 में क्या लिखा हुआ, पढ़ो। खुद पढ़ लो। एज स्टडीड अर्लियर, तो जैसे पहले हम इस चेंज होने को करते थे वैसे ही करेंगे। सर इसकी बेस्ट एग्जांपल क्वेश्चन 2 ही है। ठीक है जी। अच्छा, इसका होमवर्क दे रहा हूं, और जो अभी सवाल किया उससे वो इस तरह एडवांस है कि उसमें मैंने 6 महीने डाल दिए हैं, यानी ईयर मिड डाल दिया उसमें, और तीनों वैरायटियां डाल दी हैं। अभी जो मैंने एक किया और 2 जुबानी बोली है ना, तो मैंने उसमें तीनों वैरायटियां डाल दी हैं, तो वो आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 किया ना हमने, क्वेश्चन 9 होमवर्क है आपका, क्वेश्चन 9 होमवर्क है। चलें केस 2 पे आए।
केस तो हमने जो पहला केस पढ़ा ये फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सर फेयर वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है? केस 1 अभी हमने इंक्रीज पढ़ा है, इंक्रीज हो रही है अगर तो उसको फायदा हो रहा है तो इंक्रीज हो रही है ना, ये देख लिया। अब केस 2 पे आ जाए, पेज 8 पे इसी टेबल के नीचे केस 2 क्या है जी? केस 2 मॉडिफिकेशन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर, यानी मॉडिफिकेशन हो रही है लेकिन लोग नाराज हो रहे हैं क्योंकि उनका फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। जैसे पहले हम एक्सरसाइज प्राइस कम कर रहे थे, अब हम एक्सरसाइज प्राइस बढ़ा दें तो उनको तो नुकसान है। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा रहे थे, अब कम कर दें उनको तो नुकसान है। वेस्टिंग पीरियड कम कर रहे थे, अब बढ़ा रहे हैं। परफॉर्मेंस कंडीशंस हल्की कर रहे थे, अब सख्त कर रहे हैं, उलट हो गया बिल्कुल। ये है केस 2। एग्जाम्पल्स पढ़ के देख लें। सर ये अदर देन द मार्केट कंडीशन लिखा है, जैसे इसमें तो हमारा कोई चेंज नहीं कर सकते इसको, आपने कहा था ना ये चेंज नहीं होगी मार्केट कंडीशन। नहीं, मार्केट कंडीशन अगर चेंज होती भी है तो वो बस सेल प्राइस के लिए होती है पहली दफा, बस उसके बाद अपडेट नहीं करते उसको। मार्केट कंडीशन सिर्फ पहली दफा निकलती है, उसके बाद अपडेट नहीं करते उसको। पढ़नी एग्जाम्पल्स। अब इसमें क्या करना है, इसमें यह करना है कि जो पहले कर रहे थे देखते हैं कि फेयर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फेयर वैल्यू डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस हम बढ़ा देंगे। फेयर वैल्यू अब डिक्रीज हो रही होगी। पहले फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस बना रहे थे, अब फेयर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, जो पहले कर रहे थे उसको चलने देंगे, इग्नोर कर देंगे। आईएएस कहता है जो पहले कर रहे थे उससे नीचे नहीं जाना। तो अगर फेयर वैल्यू कम हो रही है तो हम इस मॉडिफिकेशन को इग्नोर कर देंगे और जो पहले कर रहे थे वो करते रहेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें। आईकेप का आईएएस का स्टांस ये है कि जो पहले कर रहे थे उसे कम नहीं करना। स्टेप 1 पढ़ना है सिर्फ। सर इसमें तो फिर कोई भी चीज़ अमाउंट फॉर नहीं होगी, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही होगा। हाँ जी, ब्रैकेट में ही लिखा हुआ दैट इज ऐसे में एज वेल डन बिफोर मॉडिफिकेशन। स्टेप 1 बताया सिर्फ अभी आपको। स्टेप 1 ओके। स्टेप 2 पढ़ लें, आपको मतलब समझ आ जाएगा। सर वो कह रहे हैं कि केस 3 जो तो जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा ना। चल, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 पढ़ लें, ये भी समझ आ जाएगा। पहले और तीसरे पॉइंट में आसान अल्फाज में लिखा हुआ है कि मॉडिफिकेशन को इग्नोर करें। पहले और तीसरे पॉइंट में आसान अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि मॉडिफिकेशन को इग्नोर करें। आ रहा हूं बस आ रहा हूं।
डन। चलें यहाँ से ऑनवर्ड इंशाल्लाह कल चलते हैं, और कोशिश थी कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन चलें बहुत ज़्यादा है। सर इसमें केस टू जब करना कुछ नहीं था तो फिर आई इसमें क्यों डाला इसके ऊपर? तो उसने कहा है कुछ नहीं करना तो ही डाला है ना, तो ही कुछ नहीं करना ना। अगर वो कह देता कुछ करना तो फिर करना होता। लेकिन पॉइंट टू अभी रहता है सर। सही बुखारी में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ज़मीन में से, आप में से जो लोग ज़मींदार घरानों से हैं उनके लिए ख़ास तौर पे पेश खिदमत है, जिसने किसी ज़मीन में से कुछ भी नाहक ले लिया तो क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। जिसने किसी ज़मीन में से कुछ भी नाहक ले लिया तो क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इसको पूरा करा के तो पास पेपर्स की प्रैक्टिस करानी है, तो उसको रिवाइज करके आइएगा। क्वेश्चन 9 होमवर्क दिया है मैंने, 9 दिया, और क्वेश्चन 10 भी। क्वेश्चन 10 पढ़ने वाला है, पढ़ लेना, सिर्फ सवाल पढ़ना और आंसर पढ़ लेना। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 होमवर्क है, और क्वेश्चन 10 जो है वो तो बस आपने पढ़ना ही है, सवाल पढ़ना और उसका आंसर पढ़ लेना।